आज हम विज्ञान का पहला अध्याय जीवों का विकास इवोल्यूशन शुरू करेंगे। जैसा हम सबको पता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कई हजारों से लाखों साल पहले हो चुकी है। इनमें से कुछ जीव आज भी हम सब परिचित हैं, तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, जिनके बारे में केवल हमने सुना बस है, जिनके अवशेष जीवाश्म होने की पुष्टि हमें मिली है। उनमें से सर्वप्रथम है, सबसे पहला जीव है, वो है डायनासोर। ये सब आप सुने हो, जानते हो। देश में कई जगह, देश क्या अपितु विश्व में कई जगह इनके समय समय पर इनके अवशेष मिले हैं, समय समय पर इनका पहचान हुई है। जैसे जबलपुर के पास लमेटा घाट में, नर्मदा घाटी की कई जगह इनके प्राकृतिक आवास भी रहा है। हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष होने का भी पता चला है। तो कुछ कई प्रकार के विविध प्रकार के हमें वनस्पतियों के बारे में भी पता चला है। जानवर ही नहीं बल्कि वनस्पति भी कई हजारों लाख साल पहले, लगभग 600 लाख वर्ष पूर्व, इनका कई पृथ्वी में कई बार अवशेष प्राप्त हुए हैं। कई जगहों में इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुछ डायनासोर्स स्तनधारी थे, तो कुछ डायनासोर, जैसे हम सुनने में आया है, शाकाहारी भी थे। कुछ 2 पैरों में चलते थे, तो कुछ उड़ने वाले भी। डायनासोर समय के हिसाब से उससे कई प्रकार के पौधे, डायनासोर के साथ साथ कई प्रकार के पौधे भी इस पृथ्वी में पाए गए हैं, जैसे शैवाल, फर्न, मांस, गिंको इत्यादि। ये सभी पौधे आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं, तो कुछ विलुप्त भी हो गए हैं। अगर डायनासोर की एक सूची बनाया जाए तो निश्चित तौर पे बहुत ही लंबी होती है। डायनासोर हाथी के जैसे ही विशाल स्तनधारी एक प्राणी थे, जो युगों के पहले पृथ्वी के वायुमंडल पे, जब कालांतर पे इनकी वनस्पति और साथ ही साथ जब क्लाइमेट पर असर पड़ा, तो पृथ्वी के भूपट्टी पे हलचल मचने के साथ साथ ये विलुप्त होने की कगार पर जा पहुँचे। आज के समय में हम मनुष्य और हाथी ही हैं, जो और साथ ही साथ कई ऐसे प्राणी भी मौजूद हैं, जिसके बारे में हम इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। डायनासोर के अलावा कई ऐसे विलुप्त हुए वनस्पतियाँ भी हैं, जो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। इस ग्राफ के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो निश्चित तौर पर ही बहुत संख्या बढ़ती है, तो कुछ निश्चित तौर पर बहुत तेज़ी से इनकी संख्या घटती भी है। हमने अभी कुछ ही देर पहले डायनासोर के बारे में चर्चा की थी, जो विलुप्त हो गई थी। कुछ ऐसी वनस्पतियां भी हैं, शैवाल जैसे, जो विलुप्त हो गई हैं। आज मनुष्य, बाघ, सिंह, हाथी के चलते चलते कुछ और भी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार में हैं, जैसे डॉल्फिन्स हो गए, सफ़ेद पांडा हो गए, उनमें से एक हो गया बाघ। आज हमारे जंगलों में, खास करके भारत के भूगर्भ में, भारतीय स्थलीय मंडल में बाघ भी बहुत संख्या में कम होती जा रही हैं। इनकी अत्यधिक इनका वृद्धि में अगर नहीं किया जाए तो निश्चित तौर पे वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी इनकी संख्या कम होती जाएंगी। भारत में जीव विभिन्न जितनी तेज़ी से होती है, वृद्धि जितनी तेज़ी से होती है, ठीक वैसे ही खाद्य संसाधन की भी, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, वो भी उतनी ही तेज़ी से ही बढ़ते जाएंगे। उनका भी ह्रास इतनी ही तेज़ी से ही बढ़ता जाएगा, जिसके चलते 1780 के दशक में एक ग्राफ बनाया गया, जीवों की संख्या में वृद्धि व उनकी पूर्ति करने के लिए खाद्य संसाधनों की मात्रा। इनके परिणाम स्वरूप आप ग्राफ देख सकते हैं, किताबों में बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि समय के साथ साथ किस प्रकार से ये खाद्य आपूर्ति बताया गया है, और ये अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के चलते यहाँ पे जनसंख्या और उसके समय के साथ किस तरीके से अगर जनसंख्या वृद्धि होती गई तो खाद्य संसाधनों की आपूर्ति किस तरीके से ह्रास होता गया। ये सब
हमें जानकारी धीरे धीरे इस पाठ में ही हमें पता चलती रहेगी। वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर जनसंख्या अनियंत्रित तौर पे अगर बढ़ती रहे तो निश्चित तौर पे खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या विभिन्न प्रकार से लड़ाई हो या द्वंद्व हो या जीव मर जाए। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया सिमट गई है। जी हाँ, पूरी दुनिया ही लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जहाँ पे विभिन्न खाद्य संसाधन विलुप्त हो भी सकते हैं। भगवान न करे ऐसा कुछ हो। खैर, अभी हम पाठ में आते हैं। साथ ही ऐसे कई प्रकार के प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके वर्तमान में रूप कहाँ से दिए गए हैं, क्या ये जीव में उनके शरीर में बदलाव आए हैं या विलुप्त हो गए हैं, इनकी कोशिकाओं में क्या एक जीवी कोशिका है या बहुजीवी कोशिकाएं हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे क्रमशः। विभिन्न वैज्ञानिक इनके इस थ्योरी में विभिन्न वैज्ञानिकों का हाथ रहा है। सर्वप्रथम आए चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में कई व्यापक सिद्धांत दिए और कई अहम सॉल्यूशन रिजल्ट्स भी दिए। सबसे पहला हम पढ़ेंगे बीगल का सफ़र एवं डार्विन का अनुभव। छात्राओं, ये जो पाठ है ये आपके विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। बीगल की थ्योरी और डार्विन की थ्योरी ये आप 12th क्या कॉलेज लेवल तक भी आप इसका अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्राणी, विभिन्न परिघटनाओं का आवास, व्यवहार, इन सब के बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। कहने का मतलब ये है कि 200 वर्ष पूर्व जितने भी जीव विविधता एवं उसकी प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो भी अध्ययन किया है इन वैज्ञानिकों ने, उन्होंने एक व्यापक दर्शन के तौर पे, विभिन्न परिवर्तन के तौर पे एक निश्चित रिजल्ट दिया है। इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए डार्विन ने 1831 में पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर करने के पश्चात उन्होंने बीगल की मदद से, जी हाँ, बीगल भी एक वैज्ञानिक है, उनकी मदद से उन्होंने कई प्रकार के नक्शे तैयार कर इलाकों की खनिज संपदा एवं जैव विविधता का अध्ययन किया है। जीवन की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई, जीवन के लिए एक जीव ने क्या किया और किस प्रकार हम जीव आपस में सामंजस्य बनाते हुए इस पर्यावरण में रह रहे हैं, इनकी संपूर्ण दृष्टिकोण बीगल के थ्योरी में बताया गया है, जिसका अवलोकन डार्विन ने भी किया है। डार्विन का अवलोकन। बीगल के सफ़र के दौरान डार्विन ने भी महत्वपूर्ण अवलोकनों का अध्ययन किया, कई सिद्धांतों के विकास प्रतिपादित किए, जिसमें पहला है सफ़र के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया, जहाँ पे खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में, चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो, समुद्री जीव हो, हर तरफ से उन्होंने खाद्य श्रृंखलाओं का निरंतर अभ्यास किया, जिसमें ये बोला उन्होंने, मरो या मारो। जी हाँ, अगर जिसको ज़िंदगी जीना है, जो बचना चाहता है, वो भौगोलिक ज़रूरतों के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को जो ढल सकता है, वही जीव बच सकता है। उष्णकटिबंधीय जंगलों में कई विविध प्रकार के प्राणी एवं आवास का अवलोकन किया गया। दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों को कई ऐसी चट्टानें मिली जिसमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। कई भूकंप का अनुभव किया गया। उन भूकंपों के बाद में महाद्वीप एवं महासागर का संरचनाओं के तौर पे जो बदलाव आया, उनके फलस्वरूप उनकी रिजल्ट्स, उनके परिणाम वे निकाले। रेतीले समुद्री किनारों के स्थान पर गिरी समुद्री किनारों का अवलोकन से डार्विन ने अनुमान लगाया कि निरंतर पृथ्वी की सतह पर कुछ न कुछ प्रक्रियाएं परिवर्तन होती रहती हैं, जिससे पर्यावरण पर भी असर पड़ेगा।
विशालकाय